जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, कभी कभी कुछ ऐसी समस्याएं होती है जिनका समाधान आसान नहीं होता, और आज ऐसी एक समस्या एक जवान के लिए उत्पन्न हो गई, और उसके साथ साथ मेरे पास भी वो समस्या आई है। तो मैं चाहता हूं कि आप जो भी देखने वाले हैं हमारा मार्गदर्शन करें और कमेंट्स करें कि हम इसमें क्या करें। समस्या क्या है कि एक जवान को उसके साथ मारपीट हुई है, और मारपीट करने वाले कौन हैं? हमारे ही जवान। यानी एक बंदा जो जवान है और उसको मारने वाला एक हमारे हवलदार जी जो कि बीएचएम की ड्यूटी कर रहे हैं, और दो और हवलदार जिन्होंने उसको पकड़ा है। हालांकि वो मारा नहीं है, लेकिन पकड़ा, और बीएचएम ने उसको बॉक्सिंग मारा। और बॉक्सिंग भी वो बंदा पहले ही आंख से कैटेगरी था, और उसकी उसी आंख पर बॉक्सिंग मार दिया तो उस आंख से खून आ गया। तब भी इन लोगों ने रहम नहीं किया। हालांकि मैं चाहता तो ये मसला यहीं इसको मैं छोड़ सकता था, लेकिन जब उसकी कहानी सुनी कि सर मेरे खून आ गए, तब भी रहम नहीं किया। मैंने ये भी बोला कि भाई वो दो हवलदार थे तो हो सकता है वो तो पकड़ ही रहे थे। बोले सर उन्होंने पकड़ा, उसके बाद मेरे को लाइन में लेके गए, वहाँ मेरे को चारपाई पे लिटा दिया और पकड़ कर रखे। उन्होंने मारा नहीं, लेकिन उन्होंने पकड़ कर रखा, और वहाँ भी वो बीएचएम उसको और बॉक्सिंग और लात घूंसे मारा है। इसमें उस बंदे की आंख डैमेज होती है। आंख डैमेज के बाद में वो हॉस्पिटल के लिए बोलता है, लेकिन उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाते। फिर कोई एक बंदा आया सिपाही, उसको बेचारे को उठाया, पानी पुनी पिलाया, बात ऊपर तक पहुंची, तब भी उसको एमएच नहीं भेजा। दूसरे दिन वो कोशिश करके कि भाई या तो मेरे को जाने दो, या मैं खुद चला जाऊंगा, या तो मैं भाग जाऊंगा, या एमएच जाने दो। तब जाकर उसको एमआई रूम, और एमआई रूम से वो एमएच गया। एमएच में जाते ही जब मारपीट का केस है तो उसकी एमएलआर रिपोर्ट भरी गई, सूचना पुलिस को भी दी, पुलिस भी आई। यहाँ बंदे ने गमीनत रखी कि पुलिस को ये कह दिया कि जी हमारा सेना का केस है, और मुझे विश्वास है कि मुझे मेरे अंदर का डिपार्टमेंट से ही न्याय मिल जाएगा। लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। पुलिस तो हालांकि वापस चलेगी, लेकिन यहाँ दोषियों को पनिशमेंट नहीं दी गई। सीओ साहब ने हालांकि ये बोला कि भाई मैं तेरे से मेरे ऑफिस के अंदर माफी मंगवा दूंगा। तो आज ये कहानी कहाँ की है, क्या हुआ, इसमें पनिशमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप कहानी को पूरा देखकर अपने विचार जरूर व्यक्त करें, और वीडियो को शेयर करें। शेयर इसके लिए कि मेरी लड़ाई हमेशा हमारे जवानों के हक के लिए रही है, जवानों को इंसाफ दिलाने के लिए, और ज़्यादातर मेरी अधिकारी तानाशाही अधिकारियों के खिलाफ रही है जो ब्रिटिश मानसिकता के हैं। लेकिन कई बार हमारे बीच में से ही कुछ लोग इस तरह की हरकत करते हैं, जिसका मैंने कई बार कहा भी है कि आपको हो सकता है पर्दे के पीछे, हालांकि उनकी कोई दुश्मनी नहीं होती, लेकिन उनके कोई ऐसे ऑर्डर आते हैं, उस ऑर्डर में वो गुस्से में होकर, खासकर सीनियर जेसीओ, बीएचएम या एसएम साहब, इस तरह की हरकतें कर देते हैं। और हालांकि हम भी इन चीज़ों में ये चाहते हैं कि ठीक है भाई, इनका उन बंदों की नौकरी, वही बात है कि ऐसे में मैन हैंडलिंग के केस को अगर बाहर पहुंचाया गया तो ये इन बंदों की नौकरी जा सकती है। ठीक है, मैन हैंडलिंग में आर्मी एक्ट में साफ साफ है टर्मिनेट ऑफ सर्विस। और बंदे ने मेरे को कहा कि सर मुझे वकील का नंबर चाहिए। हालांकि मैंने कहा कि वकील का नंबर दे देंगे, लेकिन आप कहानी क्या है पूरी बताओ। मैं चाहता तो मेरा पल्ला झाड़कर मैं उसको जहाँ का वो नंबर मांग रहा था मैं दे देता। मेरे पास लगभग सभी जगह के एडवोकेटों के नंबर हैं, और कई बार मैं बंदों को ये भी कहता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत से बंदों को अभी तक नहीं पता, वो ये कहते हैं कि जी मुझे तो इलाहाबाद का नंबर दे दो। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए डायरेक्ट इलाहाबाद में जाने का प्रावधान नहीं है। हमारी 7 एएफटी बनी हुई हैं। जिस इलाके में आप हो उस इलाके की एएफटी में, अगर आप इन डिफेंस फोर्सेज में आते हो तो एएफटी में जाओगे, आर्मर्ड फोर्स नोबलर कोर्ट, और अगर आप पैरामिलिट्री फोर्स के हो तो कैट
में जाओगे, उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो यहाँ मैंने ये सिर्फ आपको बताने के लिए कहा है। हालांकि इस बंदे को मैंने समझाया कि कोर्ट में मत जाओ, क्योंकि कोर्ट में जाओगे आपके पैसे लगेंगे, और जो कहानी है उस कहानी में जो आपके पास प्रूफ है या नहीं है आपको झूठा साबित कर सकते हैं। हालांकि MLR रिपोर्ट जो है उसके आधार पर उन तीनों के ऊपर कार्रवाई बढ़ सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो बंदे अगर माफी मांगे तो बंदे से खुले में माफी मांगे, पहली बात तो। और मैंने बंदों को कहा, इस बंदे को कहा भी है, जवान को, कि भाई देखो माफी सबसे बड़ी चीज होती है। अगर वो खुले में पूरी बटालियन रेजिमेंट के सामने अगर वो माफी मांगते हैं, वो कह रहे हैं कि हम CO ऑफिस में, CO साहब कह रहे हैं कि मैं पैर पकड़वा दूंगा, हाथ जुड़ा दूंगा, वर्दीधारी है, मैंने पहले भी कहा कि आपसे सीनियर है, पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुले में पूरी बटालियन के सामने अगर इसको मार सकते हैं तो बटालियन के सामने ही माफी मांगे। और दूसरा लिखित में दें कि भविष्य में इस प्रकार का अपराध किसी भी सीनियर या जूनियर को गाली गलौज या मारपीट नहीं करोगे, करोगे तो दोबारा आप सर्विस से टर्मिनेट के सख्त सजा के हकदार होगे, ये एक लिखित में दें। लेकिन बंदा अभी भाई जिसके चोट लगी है, एक तो उसकी आंख डैमेज हो गई, क्योंकि उसने CO साहब को भी कहा कि क्या मेरी आंख वापस आ सकती है, और जायज पॉइंट है। तो बंदे ने कहा कि नहीं, मेरे को सर माफी के अलावा इनके ऊपर कार्रवाई चाहिए, CO साहब अपने स्तर पर इन पर कुछ सजा दें इनको। तो हालांकि अब मैं यहाँ खुद मतलब ऐसी स्थिति में हूँ कि मैं कैसे कहूँ कि मेरे जवानों को इनको सजा हो, लेकिन अगर गलती कर रहे हैं इनको सजा नहीं होगी तो ये चीज़ें बढ़ेंगी। क्योंकि यही चीज़ें जब सिविल में, जैसे अभी गुजरात में एक बंदे के साथ पुलिस वालों ने मारपीट की, आपने सब वीडियो देखा होगा। हालांकि वो बंदा अभी पुलिस कस्टडी में है और पुलिस ने उस पर केस भी दर्ज कर रखा है। ये एक पुलिस का ड्रामा होता है। वहाँ के जो बंदे हैं अभी वो आंदोलन भी कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा, एक वीडियो भी आया है, मेरे पास भेजा गया है, कि वो जिस पुलिस चौकी में उसको बंद करके मारा था, उस चौकी को भी तोड़ा है हमारे एक्स सर्विसमैन और वहाँ की जनता ने। क्योंकि जनता का जब गुस्सा फूटता है तो उसके नतीजे बहुत बुरे होते हैं। मैं यहाँ बड़ी चीज़ें कहना नहीं चाहता, इसलिए कहना चाहता हूँ कि लेकिन पुलिस दूसरी तरफ क्या करती है, उस बंदे पर केस कर लिया, अब उन तोड़ने वालों पर केस कर लिया, वो धीरे धीरे कानून के हिसाब से शिकंजा कसेगी। और अंत में क्या होगा, जैसे अलीगढ़ में भी आपने एक वीडियो देखा होगा, 2 फौजी भाई जो छुट्टी आए थे और बाजार में उनके साथ मारपीट हुई है, उनकी पत्नी खड़ी थी, पूरे लोगों ने देखा। लेकिन आपको पता है उसका रिजल्ट क्या हुआ, वहाँ राजीनामा हुआ, क्योंकि पुलिस ने अपने स्तर पर केस बढ़ाए। फिर वो कहे जी ठीक है, अगर इन पुलिस वालों को सजा होगी तो आपका भी केस चलेगा, आपने भी कानून तोड़ा है, क्योंकि बंदे ने भी हाथ उठाया था। उसके बाद में उसके पुराने केस माफ़ कर देंगे, इस तरह करके वहाँ के लोगों ने राजीनामा करवा दिया। और ये सेम गुजरात केस में भी धीरे धीरे यही हो रहा है कि डायरेक्शन सही प्रकार से नहीं है, और ये धीरे धीरे इन्होंने जैसे वो कर दिया, ये कर दिया, अब लास्ट में पुलिस बैठा कर राजीनामा कर देगी और उसमें कोई चौधरी बनकर मेरी तरह कि मैंने राजीनामा करा दिया, जबकि राजीनामा इन घटनाओं का अंत नहीं है। ऐसी घटनाओं को सरेआम खुले में हो रही हैं तो उसको तरतीब, आप आंदोलन करो तो एक ढंग से। गुजरात के मैंने कई बंदों को कहा कि अगर आपको, आप क्या सोच रहे हो कि हम गुजरात के संगठन अपना न्याय ले लेंगे, कभी नहीं ले सकते हो। इन घटनाओं को जब तक देशव्यापी नहीं करोगे, जैसे कई बार पंजाब में हुआ, पंजाब के बहुत बंदे खूब करते हैं, लेकिन हमको समझाते हैं कि इसको अगर आपको इस घटना को पूरे देश में हाईलाइट करना है तो उसको कुछ एक वीडियो उसमें हिंदी में जारी करें, लेकिन वो समझ में नहीं आता। वो सोचते हैं हम अपने स्तर पर कर लेंगे, अपने स्तर में करते तो आज जो बंदा, मैं गारंटी लेता हूँ, पुलिस कस्टडी में नहीं होता, वो पुलिस कस्टडी से बाहर होता है, एमएच में उसका इलाज चलता और पुलिस वालों पर कार्रवाई भी होती है, अब तक सस्पेंड होते हो। लेकिन उन्होंने बस कि हम ताकत से, कुछ चीज़ें ताकत से नहीं बदली जा सकती, और ताकत से बदलना है तब भी ताकत के साथ साथ दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो ऐसी घटनाओं पर मैं कहना चाहूँगा बाहर में कि उसको आप हिंदी में वीडियो जारी करें, जवान का जो वीडियो वो भी हिंदी में क्या घटना है, ताकि वो पूरे देश में हाईलाइट हो, हिंदी या इंग्लिश। पहले तो हमारा हिंदुस्तान है, मैं हिंदी की गुजारिश करूँगा, और हमारे जितने सैनिक भाई हैं, लगभग जो भी मिडिल क्लास के लोग हैं, हिंदी समझते हैं, तब वो पूरे देश में होती है। अब तक गुजरात पुलिस को सारी चीज़ें माननी पड़ती, लेकिन अब गुजरात पुलिस धीरे धीरे शिकंजा कसने की तैयारी में है।
तो ऐसे मैटर में जब हम कहते हैं कि भाई उन पर केस हो, उनके साथ ये दोबारा ना हो, तो ऐसी घटनाओं में सख्त कार्रवाई के लिए हमें अंदर भी यही करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर भी हमारे जवानों के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार, अफसर के द्वारा भी गाली गलौज, थप्पड़ मारना, पनिशमेंट देना और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे सहायक प्रथा में घरेलू यूज करना, ये आप सबको पता है। जवानों की आज भी जवानों को वो तबका तो गुलाम समझता ही है, और उसके लिए मैं खुद लगातार लड़ ही रहा हूँ। मेरा सुप्रीम कोर्ट में केस भी है, आप सबको पता है, और उस केस की तारीख सुनवाई होनी है 12 तारीख को। लेकिन सुनवाई में अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने चैनल तो बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने या देश अब जवाब मांग रहा है कि तुमने जवानों की आवाज़ उठाने पर चैनल क्यों बैन किया, जबकि बैन होनी चाहिए सहायक प्रथा, जो आज भी जवानों से कुत्ता घुमाया जा रहा है, बूट पुलिस कराई जा रही है। तो इनके पास जवाब नहीं है, लेकिन इनके पास जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं देंगे, और हमारे पास वकीलों के लिए पेमेंट नहीं है, इसलिए हो सकता है ये केस किस दिशा में जाएगा भगवान ही जाने। मैं तो उसके भरोसे चल रहा हूँ। मैंने कई बार आप लोगों से सपोर्ट की उम्मीद की, लेकिन वही जय हिंद हम साथ हैं ग्रुप भी बनाया जिसमें 180-200 आदमी जोड़े, चैनल पर भी बोला, वीडियो हजारों तक गया, लेकिन वही सहायता करने वाले वही 150 आदमी। तो उससे क्या रिजल्ट आएगा वो तो भगवान जाने। एक बार फिर मैं यहाँ इस वीडियो के बीच में कहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि ये घटनाएं रुकें और जवान को न्याय मिले, तो भैया साथ दो हमारा। ये मेरा नंबर है 8290354513, 8290354513। ये मेरा फ़ोनपे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बार कोड, यही मेरा कॉलिंग और व्हाट्सअप नंबर है। मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत से बंदे हैं वीडियो को छोड़ देते हैं कि रविंद्र फौजी हर वीडियो में पैसे की बात करता है। जिस सिस्टम के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ, मैंने वो चैनल बनाया था जिसमें 8,70,000 आदमी जुड़े हुए थे, और संख्या बढ़ती जा रही थी। कुछ मकसद के हिसाब से हम चल रहे थे, और हमें पता है कि जहाँ हम चल रहे हैं वहाँ कोई ना कोई हमारे ऊपर FIR कर रहा है, कोई नौकरी मतलब पेंशन बंद करने की धमकी, कोई जेल की। उन धमकियों से निपटने के लिए, या जब हम कोई आंदोलन करते हैं या किसी भी, उनको हर तरह से, पुलिस को दुश्मन हमने, सेना अधिकारियों को, पैरामिलिट्री फोर्स के सारे हमारे दुश्मन बने बैठे हैं। जबकि मैंने किसी को इंडिविजुअल नहीं कहा कि आप गलत हो, मैंने हमेशा कहा कि ब्रिटिश मानसिकता के अधिकारी गलत हैं। और अधिकारियों के साथ साथ ऐसे कुछ हमारे अहदेदार भी जो अपने रैंक के चक्कर में ऊपर से आए हुक्म को बिल्कुल ही कि बस ऊपर वालों ने कह दिया तो मारो। जहाँ अपना दिमाग लगाना जो आदमी छोड़ देता है, वो मेरे हिसाब से वर्दी पहनने के लायक नहीं है। हम भी चाहते हैं कि इनको अगर पनिशमेंट मिले तो इनका आगे का, जैसे उन हौलदारों में से एक को प्रमोट करके अभी नायक सूबेदार रैंक लगा दिया गया। क्या वो रैंक, एक जवान को एक BHM मार रहा है, आपने उसको पकड़ा तो आपने BHM को भी रोकना चाहिए था। इस चीज़ को आपने CO साहब तक पहुंचाना चाहिए था कि भाई बटालियन में झगड़ा हो रहा है। लेकिन नायक उस हवलदार ने ये नहीं किया, क्योंकि उसने सिर्फ अपने रैंक का पक्ष, उसका सीनियर का पक्ष लेना है। जूनियर गलत है या सही है, हो सकता है। मैंने ये कहा कि भाई BHM ने जब उसको मुक्का मारा होगा तो हो सकता है जवान ने भी हाथ पकड़ लिया होगा या कुछ और हो रहा होगा, तो आपने पकड़ लिया था तो पकड़ रख सकते थे। उधर BHM जी को भी रोकना चाहिए था कि सर अब भी रुक जाओ। लेकिन एक तरफा उसको पकड़ना, फिर वहाँ रोकना, और अब उसको नायक सूबेदार बनाना, ये सेना के लिए हानिकारक है या नहीं है। हालांकि दूसरे पक्ष की अभी हम बातें सुनेंगे, वीडियो वहाँ तक जाएगा तो उनका भी चीज़ें हमारे तक आएंगी तो मैं वो भी रखूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे एक बार पहले भी मैंने RP वालों ने कुछ बंदों को मारा था, और मैंने वीडियो बनाया कि भाई माफ़ी मांग के सेट आउट कर दो, नहीं तो फिर इन चीज़ों का नतीजा बहुत बुरा होगा। हालांकि उस केस में बाद में वो अपने हिसाब से उन्होंने हैंडल कर लिया, लेकिन उस केस में मेरे पास एक बंदा कि सर वो तो बंदा गलत है, वो बंदा गलत था तो कानून में उसके लिए जो सज़ा बनी हुई है वो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये नहीं कि तुम उसको मिलकर मार दोगे। जब पुलिस मारती है तो बवाल करता है पूरा देश, हम लोग बवाल करते हैं कि जवान को मारा, लेकिन अपना ही बंदा उसको मार रहा है, अपने ही बंदे उससे बूट पुलिस करवा रहे हैं, कुत्ता घुमा रहे हैं। वो लड़ाई एक सम्मान की तो लड़ाई है। छोटी सी गलती पर उसको इस तरह मारना, उसकी आंख तक फोड़ देना, ये जायज़ है क्या? अगर आपको लगता है तो ठीक है, क्योंकि अब कुछ दिन बाद में वो हवलदार जी भी JSO बन जाएंगे, और JSO बनने के बाद फिर और गलतियां करेंगे वो। तो या तो CO साहब ऐसे लोगों को, हम नहीं चाहते कि उनको आर्मी एक्ट के अनुसार मैन हैंडलिंग में घर भेजे, क्योंकि वो उनकी गलती की सज़ा उनके बच्चे ना भुगतें। नहीं तो ऐसे केस में बहुत से लोग सूखा घर गए हैं।
अगर यही केस किसी अफसर के साथ हो गया होता तो बंदा अब तक घर पहुंच जाता और पूरी अफसर लोबी टूट पड़ती उस पर। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हम नहीं चाहते घर जाए, लेकिन ऐसे बंदों को माफ़ी मंगानी है तो सार्वजनिक सबके सामने, ताकि दूसरे बंदे भी इस तरह की गलती करने से पहले 4 बार सोचें। पैसेंस होना चाहिए। आप ड्यूटी कर रहे हो, ठीक है, जवान है, कोई गलती भी कर रहा है तो उसका तरीका नहीं मान रहा है तो भैया बनी हुई है ना, आप ले जाकर खड़ी करो अधिकारी के सामने। तब तो बोलते हो ना कि हाँ टेबल के सामने खड़ा कर देंगे, खड़ा करो, वहाँ जो भी उसको सजा उतराई जो मिलेगी। लेकिन मारना वो भी पकड़ कर, वो भी इस तरह गलत है। तो आप सहमत है, मैं उनके सीईओ के नंबर मंगा रहा हूँ, उनके सेंटर कमांडेंट का नंबर मेरे पास ऑलरेडी है, और उनके जो, अब यहाँ मैं नाम लूँगा तो फिर रेजिमेंट का खुलासा हो जाएगा, इसलिए मैं आज उनके रेजिमेंट का नाम नहीं ले रहा हूँ। कहानी एक बार और मोटी मोटी बता देता हूँ, और मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसे एक बार मैंने पहले भी बताया था। एक बार पता है राजस्थान सीटीसी में एक केस हुआ था, जिसमें वो बंदे ने अपना एक नोट लिखकर, प्रभुदयाल नाम था, मेरे को याद आ गया उसका, पंजाब का लड़का, जिसको ओसी साहब बोल रहा था कि मेरे यहाँ सहायक रहेगा। तो उस बंदे ने बाकायदा माता जी को लेटर लिखा था कि मैं आया था देश सेवा के लिए, शौक से वर्दी पहनकर, और यहाँ मेरे से वो कभी कुत्ता घुमा रहे हैं, कभी उनके कपड़े धोने के लिए बोल रहे हैं, और मैं मना कर रहा हूँ तो मेरे को लगातार सजा दे रहे हैं। और वो बंदा लेटर लिखकर अपनी माँ के पास दुनिया छोड़ गया। और उसमें तंग करने वाला कौन था? जो ओसी साहब तो सिर्फ हुक्म देता था, एक एसएम था गेम वाला, हालांकि ग्राउंड में तो कहीं नहीं, ठीक है, गेम से बन गया। वो उस बंदे को लगातार मतलब बड़ा पैक पनिशमेंट और उसको लात घूंसे मार रहा था। और जब वो बंदा चला गया और जब घर वालों ने प्रेशर दिया तो ओसी साहब मुकर गए कि मैंने तो कहा था कि ठीक है एक सहायक लगा दो, ये नहीं तो इसकी बदली कर दो। साहब मुकर गया और एसएम साहब के ऊपर पल्ला झाड़ दिया। और वो ऑनरी का ख्वाब देखने वाला एसएम साहब शायद मेरे हिसाब से उसी रैंक में घर गया कि नहीं गया, आगे की अपडेट मैं लेता रहता हूँ। उनके चाचा जी हैं जिन्होंने केस डाला हुआ है। लेकिन वही है कि इसमें कोई गवाह नहीं देता। इस जवान को भी मैंने बोला कि भाई केस में जाओगे, लंबा आपका भी पैसा खर्च होगा, उनको भी घसीटा जाएगा, और हो सकता है साबित हो गया तो फिर वो घर जाएंगे सुख के तीनों को तीनों। तो मैं नहीं चाहता वो घर जाएं। शिव साहब को भी कहना चाहता हूँ, अगर आपको इंसाफ करना है तो उसको सबके सामने माफ़ी मंगाओ, और इनको जिस रैंक में है वो सर्विस उनकी रैंक की पूरी करा के उसी रैंक में घर भेजो। ये प्रमोशन के हकदार हमारे हिसाब से तो है नहीं, बाकी तो आप लोग बताएंगे। और मैं फिर कहता हूँ, फौज की ड्यूटी, फौज में बोलते हैं ना 500 उंगली एक जैसी नहीं होती। बंदा ये कैटेगरी है, बंदा फौज का काम करते ही तो कैटेगरी होता है, घर पे तो होकर नहीं आता। और हो सकता है घर पर भी हो जाए, हादसा हो जाए तो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अब जो लागू नहीं है तुम वो कराओ, या कैटेगरी को सभी सीधा बोलते हैं कि इसको बोलो डोलू पकड़ेगा सहायक जाएगा। यहाँ तक कि फील्ड में गोली खाने वाला बंदे को, जिसके छाती में और पैर में गोली लगी है, उस फील्ड कैटेगरी जो जिसने अपना सीना दुश्मन के आगे खड़ा कर दिया कि मैं लड़ूंगा, उसको तुम बोलते हो कि यार तेरा और कोई काम नहीं तो डोलू पकड़ ले। उसके सीने पर क्या गुजरती होगी कि यार मैंने तो बलिदान, मैं जो सीना आगे किया था देश के लिए, और आज मैं लाचार हूं तो मेरा डोलू पकड़ा दे। और वो बोलने वाले कौन है? अधिकारी कभी नहीं बोलेगा, बोलने वाले हमारे बीच के अहदेदार, यही बीएचएम, सीएचएम, आरएचएम, सीनियर जेसीओ, जे साहब, एसएम साहब, यहीं तक के रैंक। उनकी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, फिर भी कह रहा हूँ, आपका है, आपका काम है, नहीं है तो भैया खड़ा कर देना साहब, ये इसकी स्थिति है। या बहुत सी जो ड्यूटियाँ हैं जो कर सकता है, तो ऐसा ना करें। एक बार फिर मैं मोटी मोटी आपको कहानी बता देता हूँ, वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा, फिर बोलोगे जी वीडियो लंबा हो जाता है। इनकी जो यूनिट है अभी पीस एरिया में है, और यह बंदा पहले से ही आँख का कैटेगरी था, कहीं कोर्स करने गया था तो वहाँ इसको चोट लग गई थी। अब वही बात है, कैटेगरी वाला सबसे ज़्यादा होता है, तो इसको कैटेगरी के नाम पर तंग तो कर ही रहे थे। अभी इसको एक दिन कुछ दिन पहले की बात है, जब ये हादसा हुआ उस दिन इस बंदे को किसी कोर्स में डिटेल कर दिया। तो ये बंदा बोला सर मैं तो कैटेगरी हूँ, कोर्स तो मैंने करना नहीं, मैं तो सिपाही में कर जाना है। बोला नहीं नहीं तेरे को भागा दौड़ी वाला कोर्स नहीं करना, कोई क्लास चल रही है उसमें जाना है। बोला ठीक है, एक क्लास में चला गया। अभी क्लास में गया तो वहाँ कोई क्लास चल रही थी, तो पीटी ड्रेस उसका कोड था। और जैसे इस बंदे ने बताया कि सर हमारे कोई इंस्पेक्शन की वजह से हमारे पीटी शूज़, मेरे और कुछ अग्निवीरों के पीटी शूज़ को किसी ऊपर वाले के कहने से, किसके भी कहने से, एक एनजीओ ने किसी लॉकर में बंद कर दिया।
कि जब इंस्पेक्शन ख़त्म होगा तभी तुम्हारे को वो पीटी शूज़ मिलेगा। पीटी ड्रेस और पीटी शूज़ उनका बंद कर दिया। तो इसको जब डिटेल किया तो ये बोला सर मेरा तो वो कम से कम मैं जाऊँगा, मेरे पास पीटी ड्रेस तो उस दिन मेरा लॉकर में पड़ा है, वो दिलाओ। तो इसको बोला नहीं तू कंपार्ट में चला जा। तो एक बंदे कंपार्ट में चला गया, लेकिन वहाँ गया तो इसको मना कर दिया गया कि भाई नहीं पीटी ड्रेस में आओगे। तो दूसरे दिन ये बंदा मना कर दिया कि जी मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को वहाँ डांटते हैं, मना करते हैं कि पीटी ड्रेस में आएगा तो यहाँ पनिशमेंट खाएगा। तो इसने बताया तो नीचे वालों ने बोला कि नहीं ठीक है तू उसी साहब से मिल ले। ये बंदा उसी साहब के पास गया, उसी साहब ने बता दिया कि ऐसे ऐसे भैया, सारी कहानी इसने बता दी। तो उसने बोला कि ठीक है जिसके पास है तो अपना ड्रेस लेट चला जाना, लेकिन आज नहीं है ये बता दे। तो उस बंदे ने वहाँ अपने साथ वाले को बता दिया कि भाई मेरा उसी का इंटरव्यू, मैं आज नहीं आऊँगा, वहाँ बता देना और मैं कल आ जाऊँगा। अब इसने वहाँ बता दिया, लेकिन वहाँ से जो क्या रिपोर्ट एब्सेंटी की आती है, एब्सेंटी की रिपोर्ट आई तो वो बीएचएम लेवल तक आई। बीएचएम ने उसको उसकी वो लाइन में था, वहाँ जाके बोला रे कहाँ है तू, गया क्यों नहीं? बोले साहब ऐसे ऐसे मेरा तो होता। बोले नीचे आ। वो नीचे आया तो पीटी ड्रेस उस जिससे वो लेनी थी वो पीटी ड्रेस लेकर और वो चप्पल में ही बाहर आ गया। बोले सर मेरे को अभी ड्रेस मिली है, ऐसे ऐसे मैटर में गया था, मैं कल जाऊँगा। बोले वहाँ से एब्सेंटी आ गई, बहन जो माँ बहन की इसको गालियाँ शुरू कर दी। तो बंदे ने बोला कि सर गालियाँ क्यों देते हो, मेरी क्या गलती है, मैंने जो चीज़ें आपको बता दी। बोले आप बात बात पर गाली देते हो। तो बोले गाली नहीं, तेरे को मारूंगा। फिर माँ की गाली देखे कि तेरे को मारूंगा। बोले सर कैसे मारोगे, कोई फौज में कोई मारने का अधिकार थोड़ी है। बोले तेरे को अधिकार बताता हूँ, और इसके घूंसा मार दिया तो सीधा इसकी आँख पे लगा। तब भी बंदे ने उस समय थोड़ी सी इसके लगी और इसने दूसरा मारने लगा तो उनका हाथ पकड़ लिया कि सर मारो मत, मेरे पहले आँख में लगी हुई है, आपने मेरे को यहीं मार दिया, मैं आपकी शिकायत करूँगा। तो फिर उसने तीसरा मारने लगा तो इसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसने बीएचएम ने जैसे आवाज़ दी तो पीछे से 2 हवलदार आए और उन्होंने इसको पकड़ लिया, इसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसके बाद उसने मारा। तो इस बंदे ने छुड़ाने की कोशिश की तो बोले इसको अंदर ले चलो। वही गुजरात पुलिस वाली बात है कि इसको अंदर ले चलो। अंदर ले गए और चारपाई पे लिटाकर उन दोनों ने पकड़ लिया, पैर पे हाथ रखे और हाथ पे, और वो बीएचएम जी ने इसको गुस्से में दमादम मारा। और गुस्से में दमादम मारने के बाद में उसको होश नहीं रहा, आँख में उसको इतनी लगी कि उसकी आँख में खून आ गया। जब उसके खून खान आ गया और उन्होंने देखा तब उसको छोड़कर गए। तो यहाँ एक तो मारना, और वो भी इतनी स्थिति से मारना, जायज़ है या नाजायज़ ये बताओगे। उन हवलदारों का काम था कि वो बीएचएम गुस्से में हो रहा था तो उसको कंट्रोल करना, ना कि जवान को पकड़कर आप साइड में ले जाते और कोई पनिशमेंट दे देते। साहब को कंट्रोल करना था, जबकि मुक्का मार ही चुके थे। हो सकता है यहाँ उस बंदे ने भी कुछ धक्का पेली की हो, हाथ लगाया हो, तो उसका भी जायज़ तरीका है कि ठीक है 2-4 आप कर लेते कोशिश करके, और उसको ऐसी जगह जो मार कर उसका नुकसान किया है और फिर पटक कर उसको लगातार मारना, ये जायज़ है क्या? उसके बाद कोई बंदा आया, वो चले गए, तब उसको पानी पिलाया है, तब इसने रिपोर्ट की कि भाई मेरे को आँख में खून आ रहा है, मेरे को मत जाने दो। तो बात ऊपर तक लगी तो उसको बोला नहीं इसको मत जाने दो, ऐसे ऐसे कहानी हुई है, नहीं जाने दिया एक दिन। फिर बंदा अपना कोशिश करता रहा, सीओ साहब के पास गया कि साहब मेरे को जाने दो, नहीं तो मैं मेरे घर वालों को या किसी को फ़ोन करके पुलिस को फ़ोन करूँगा जो भी। तब उसको वहाँ एमएच भेजा गया। एमएच में एमएलसी वो एमएलआर पूरी रिपोर्ट लिखी गई। लड़ाई झगड़े का केस था, वहाँ से तुरंत एमएलआर आते ही पुलिस आ गई। पुलिस को बंदे की गमनियत है कि बंदे ने ये कह दिया कि जी ठीक है हम आपसे कोई मतलब शिकायत नहीं चाहते, हम अपना लेवल में डिपार्टमेंट में ये चीज़ें हो जाएगी। मतलब उसने डिपार्टमेंट की इज्जत के लिए पुलिस को रिपोर्ट नहीं की, नहीं तो वहीं की वहीं उस दिन एफआईआर हो जाती उसकी, लेकिन नहीं की। उसके बाद में इसने यूनिट पर विश्वास जताया कि भाई करेंगे। यूनिट में लीपा पोती करके उनका कुछ नहीं हुआ, कोई मतलब वार्निंग लेटर नहीं, कोई उनको पनिशमेंट नहीं, माफ़ी बोला अंदर मंगा देंगे। लेकिन उसने बोला कि सर मेरी आँख का क्या होगा, जो डैमेज होगी, दिखना बंद हो गया, जो मतलब कैटेगरी था कुछ परसेंटेज दिखना था वो भी बंद हो गया। तो ऐसा किसी को नुकसान करना शोभा देता है, और ऐसे लोगों पर क्या होना चाहिए वो तो आप ही बताएंगे। उसके बाद ठीक है ये नहीं माना तो सीओ साहब ने बोला कि ठीक है तेरी दूसरे यूनिट से इंक्वायरी करवा देता हूँ। इंक्वायरी चल रही है और हुआ कुछ नहीं, उस बंदे का प्रमोशन भी हो गया, जबकि इंक्वायरी होनी थी तो उसको होल्ड रखना था। हालांकि मैंने उस बंदे को बोला कि भाई उन दोनों ने तेरे को मारा तो है ही नहीं, इसलिए उनका रैंक आया, लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर मेरे को बोला कि सर मारा नहीं, लेकिन मेरे को वहाँ और अंदर ले जाकर पकड़ कर मरवाया, तो क्या ये जायज़ है?
तो यहाँ उनका क्या फ़र्ज बनता था, अब वो नायक सूबेदार बन चुके हैं, आगे भी ऐसा ही काम करेंगे क्या? आज मुझे वो किस्सा याद आ रहा है, क्योंकि यहाँ ये भी बोलेंगे जी सीनियर के साथ ये हो रहा था तो हम क्या करते, हमारा ड्यूटी फ़र्ज है। फिर हमारे में उस पुलिस वाले में फ़र्क क्या? जैसे एक बार मेरे साथ, मैंने आपको बताया, एक बार जयपुर में एक एसीपी ने किसी बंदे को थप्पड़ मारा था, मैंने उसका वीडियो बना लिया। एक बंदा और था, वो भी बना रहा था, तो उसको पकड़कर पुलिस लेगी। फिर वो मेरे पास बोले इसको आप वीडियो डिलीट करो, नहीं तो आपको थाने चलना पड़ेगा। मैं बोले थाने चलेंगे, वीडियो डिलीट नहीं करेंगे, चलो जहाँ चलना है। तो बंदे मेरे को जो लेकर जा रहे थे, हालांकि वो 2 ही बंदे थे, तो उसको ऐसे मेरे को पकड़ने की कोशिश किया। तो मैंने बोला भाई पकड़ने की जरूरत नहीं है, तेरा काम है, जो करना है कर ले, और राजी राजी मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। और बोले हमारा तो साहब का ऑर्डर है। तो मैंने उसको बोला साहब का ऑर्डर है तो तू कल गोली मार देगा? बोले हाँ, मैं तो साहब कहेगा तो गोली मार दूंगा। तो मैंने उसको उसी समय कहा कि मुझको तू फोर्स के लायक नहीं है। और वो तो एक उस समय कुछ ऐसी कि वहाँ मैंने आपको बताया होगा कि फिर मैं पुलिस स्टेशन में गया, वहाँ हमारे एक फौजी आदमी था जिसने चाय पानी पिलाकर माफ़ी मंगवा के मेरे को ठंडा कर दिया। और मैंने भी सोचा कि यार इसके पीछे क्या जाना है। नहीं, ऐसे आदमी जो है कहते हैं कि सीनियर कह दे तो गोली मार दूं। अगर कोई मेरे को सामने आकर ये बोल दे कि सीनियर अगर आपको कह दे कि आपके निर्दोष बच्चों को गोली मार दो, है कोई माइका लाल जो बोलेगा कि मार दूं? या सीनियर आपको बोले कि आपको बाप को थप्पड़ मार दो बगैर किसी गलती, तो मार दोगे? या गलती पे भी आपको कोई कहे कि आपके बच्चे को गोली मारना है, मार दोगे? जो आप अपने बच्चों के साथ चाहते हो कि आपके बच्चे की कोई गलती भी है तो आप उसको पकड़कर एक साइड ले जाओगे, उनको ठंडा करोगे, जी ठीक है बच्चे से गलती हो गई, ये करेंगे, ये फर्ज होना चाहिए। तो उस समय पुलिस वाले को खींचने की तैयारी कर सकता था, तो इनका क्या करें? कैसे सुधरेगा सिस्टम? आज मैं इसी विषय पर वहां से नंबर मंगा के शिव साहब को भी कहना चाहता हूँ। और आप लोग पहले, मेरा जो विचार है यहाँ तक है, हालांकि मैं नहीं चाहता कि उनकी नौकरी खराब हो रही है, बंदा कोर्ट जाकर पैसे बर्बाद करे, क्योंकि बहुत से बंदे सलाह देते हैं, कोर्ट पहुंच जाते हैं, फिर कई सालों तक मामला चलता है, वहाँ क्या रिजल्ट निकलता है उसका कोई पता भी नहीं रहता। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मामला कोर्ट जाए। हालांकि बंदे ने बोला कि सर मैंने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया, तो पुलिस ने बोला कि भैया उस दिन आप या तो उसी दिन करते, अब हम नहीं करेंगे। तो हमारे पास सारे तरीके हैं कि कैसे कहाँ क्या रिपोर्ट होती है। लेकिन फिर कह रहा हूँ कि मामला जवानों का है, लेकिन ये बेतरतीब मामला है, तो इसमें पनिशमेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, माफ़ी सार्वजनिक मांगी जाए। कुछ दिन पहले मैंने झुंझुनू का बताया था ना आपको, झुंझुनू एसपी को जब मैंने कॉल किया कि भाई वो हमारे छुट्टी आए जवान के साथ मारपीट हुई थी, आप सबको पता है। हालांकि उसने सिर्फ ऐसे एक ही थप्पड़ मारा था, उसके लिए मैंने उनको उसी दिन, मतलब शुरू वाला दिन तो नहीं किया, उनकी वाइफ पर घूमती रही। जब मैंने बात की तो उनको हालांकि लाइन हाजिर कर दिया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि राजीनामा करवा दो। एसएचओ साहब ने बोला कि यहाँ थाने में मैं उनके पैर पकड़वा दूंगा। तो उनको जब मैंने कहा था कि नहीं थाने में नहीं, आप घर पे माफ़ी मंगवा दो, मैं माफ़ करवाऊंगा। आप उनके गांव में जाओ, सिविल ड्रेस में भेज दो, और पैर पकड़ने की जरूरत नहीं, सबके सामने कह दीजिए हमारी गलती हुई है। लेकिन वही बात है, उन लोगों का इज्जत और उन लोगों की, मतलब अपनी वर्दी की रिस्पेक्ट उनको तो लगती है, सामने वाले की नहीं लगती। तो वही यहाँ है कि हवलदार जी को या वो जो दूसरे जेशो बनने वाले हैं या सीओ साहब को उनकी इज्जत दिखती है, मतलब एक जवान की इज्जत नहीं है जो बेचारा मार भी खा गया, जिसकी आंख भी फूट गई। आप बताइए। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मैं अपने हिसाब से चलूँगा और ये कहानी मैंने जहाँ भेजनी है वहाँ बाई नेम भेज दी ना अगले वीडियो में, तो फिर मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए। तो अभी मैं उनको भी कहूँगा कि वो खुद कहें कि हाँ भाई हम सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगेंगे और भविष्य में इस तरह की गलती ना करेंगे। और मैं मेरे बाकी साथियों से भी कहना चाहता हूँ, हमारे भी बहुत से साथी अभी हमारे साथ के, कोई सूबेदार है, कोई नायक सूबेदार है, कोई एसएम है, और कोई बहुत से साथी जो घर चले गए, वो तो ठीक है ड्यूटी कर रहे हैं। तो अपने जूनियर पर पावर दिखाने का मतलब है कि आप जीरो हो। ताकत दिखाओ तो सीनियर पर दिखाओ ना। जहाँ सीओ साहब एक तरफ जब जवान छुट्टी मांगता है ना कि सर मेरे को छुट्टी चाहिए, बोले यार बंदे नहीं है। एक तरफ बोलेंगे तेरी औकात क्या है, जो मुक्का मार दिया, दूसरी तरफ उसको छुट्टी मांगते बोलेंगे बंदे नहीं है। और तीसरी तरफ अगर सीओ साहब का ऑर्डर आ जाए, एसएम साहब बोले, तो 10 बंदे पैदा करके भेज देते हो। क्यों? वहाँ क्यों नहीं बोलते हो कि साहब बंदों की शॉर्टेज है, थोड़ा साहब को बोलो कम बंदे जाएंगे। वहाँ दिखाओ ना अपनी पावर, वहाँ भी तो आपके पास अधिकार है। वहाँ तो जब ताज लगाते हो तो जैसे हमारे था ना, मेरे को याद है, लेकिन भाई साहब वो अतर सिंह
ताज लगा रखा था, तो वो कंपनी कमांडर है किसी ने भी बोल दिया था वो बिसल नहीं मारता था, हालांकि उसकी शिकायत कर दी थी। वो बोलता था मैंने टाइम दिया, इस टाइम पर फालन होना है, लेकिन फौज में वही है, चमचों ने उसकी शिकायत कर दी, अतर सिंह तो बिसल नहीं मारता। तो वो सिर्फ यही बोलता था शेर बांध रखा है ना, बोले मैं शेर ही हूँ। ऊपर से जब कोई ऑर्डर आता था तो वो बोलता था कि भाई बिसल मार के पालन कर, बोले बिसल मार कर पालन करना अतर सिंह का काम नहीं, अतर सिंह अपने स्टाफ हिसाब से चलता है। मैं जिस जवान को कहूँगा वो बोल दूंगा ना आग में कूदेगा तो कूदेगा, क्योंकि उसको अतर सिंह पर विश्वास है कि वो अपने जवान के लिए ऊपर लड़ता था। जिसको बोल दिया कि छुट्टी जाएगा वो जाएगा ही जाएगा। तो बढ़ो ना, वैसे अगर वहाँ आपने किसी को गाली भी दे दी तब भी उसकी सुनते थे, क्योंकि वो वेलफेयर भी करता था। लेकिन यहाँ आज ये हालत हो रखी है कि छुट्टी मांगो तो बोले मेरे बस की नहीं है, ऊपर से आदेश है, मैं क्या करूँ, और मुक्का मारने के लिए तुम्हारे पास पावर है। तो इन चीज़ों का जवाब दें सभी, और आगे मैं इस कहानी का जो भी खुलासा करना है मैं करूँगा। जवान को मैंने अभी होल्ड किया है कि भैया थोड़ा शांति से और सोचो, हम भी नहीं चाहते कि किसी की नौकरी जाए, और जो फैमिली हमारी फौज से हमारे जुड़े हुए हैं वो जो आपके अहदेदार बन जाते हैं ना, तो उनको समझाओ, ये नहीं कि वो शेर का ताज दिखाकर, हो सकता है फैमिलियों को भी डराते होंगे कि मेरे को देख शेर का ताज लगा है, ठीक है। तो उस ताज को ऊपर वाले से टकराने के लिए सल्यूट करता हूँ मैं हमारे अतर सिंह जी को, ठीक है। बहुत से ऐसे अच्छे जैसे एसएम साहब, मैं 3RR में था, हमारा एक एसएम साहब था, उसको अगर पता चल गया बंदा 1-2 दिन लेट हो गया किसी कारणवश, और सीओ साहब उसकी पनिशमेंट कर रहा है 2-3 दिन के लिए, टेबल से बंदे को अगर उसको पता, क्यों वो बताते नहीं थे कि एसएम साहब उन्हें पता चले, तो एसएम साहब को पता चल जाता, तो टेबल से जहाँ नाम नंबर बोला जाता है ना, श्री नाम नंबर ये फलाना 4 सीट से पकड़कर बाहर कर देता था। और अर्जुनेंट को बोलता था आपने मेरे को क्यों नहीं बताया, और BHM CHM सबको बोलता था डंडा दे दूंगा। साला 3 दिन लेट हो गया, कोई कारण है तो मैं किस लिए बैठा हूँ, ये बोलता था। और सीओ साहब हमारा जब वो देखता था कि एसएम साहब आ गया, अपना ऑफिस छोड़ देता था। इसलिए नहीं कि डरते थे, इसलिए कि मानेगा ही नहीं, बैठ जाएगा वहीं कि अगर पनिशमेंट दे दी तो मेरे को अभी यहाँ से आउट करो, अड़ जाता था। अरे किसी के वेलफेयर के लिए अड़ो, वेलफेयर के लिए अड़ोगे, उसके बाद अगर वो वेलफेयर वाला अगर किसी को स्टिक भी मार देना उसका दर्द नहीं होता। लेकिन आज ऐसे हो रखे हैं कि पेट में भी लात, उनका क्या होना चाहिए, आप रिजल्ट दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।